नमस्कार दोस्तों। पिछले 12 साल से हम तमाम मदारी के खेल देख रहे हैं। अब मदारी क्या क्या खेल करता है, यह पूरे देश को अब समझने की जरूरत है। मदारी कौन है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मदारी को समझना आपका काम है। जी, तो कमोवेश आज वही सब कुछ देखने को मिल रहा है कि 12 साल से मदारी क्या क्या कर रहा है। कभी कोई एक अन्ना बन के बैठ के जाता है दिल्ली के जंतर मंतर पे और रामलीला ग्राउंड पे, और वो कहता है कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटा देंगे, इस देश में हम ऐसा राम राज्य ले आएंगे कि किसी के भी साथ कुछ बुरा नहीं होगा, किसी का हक नहीं छीना जाएगा, हर कोई बहुत ईमानदारी से जिएगा, लोगों के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। और कोई कह रहा था कि 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, तो कोई चीनी बता देता था कि 8 रुपए किलो बिकेगी, कोई कुकिंग गैस का सिलेंडर बता दे रहा था कि ऐसे मिलेगा। सब कुछ तो मुफ्त जैसा दिख रहा था और यह लग रहा था कि अरे वाह, नारी भी सुरक्षित होगी, दलित भी सुरक्षित होगा, पिछड़ा भी सुरक्षित होगा और सुरक्षित होगा आदिवासी। किसान की जल जमीन जंगल सबके सारी चीजें सुरक्षित होंगी। लेकिन आज तो वोट भी सुरक्षित नहीं रह गए। यह हालत है कि अपने वोट बचाने के लिए लोगों को संघर्ष करने पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ मदारी वोट लेने के लिए या कहिए वोट चोरी करने के लिए या बरगलाने के लिए तमाम जगह घूम रहा है। तो आज इसी पे आपसे बात कर रहा हूं, तब जब पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। आप कहेंगे रिकॉर्ड हुआ है? जी हां, रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन यदि जिनके वोट चोरी किए गए हैं, यदि वो चोरी न किए जाते तो कमोबेश उसी के इर्द गिर्द होता जितना पिछली बार हुआ था। जी, 51 लाख वोट काटे गए, 27 लाख वोट तो वो है जो असल में बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती ट्रिब्यूनल में फंसा के रखा गया है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, वो दलित समुदाय के हैं, वो पिछड़े समुदाय के हैं, वो आदिवासी समुदाय के हैं, उस वर्ग के हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ित है। जी, और उसने सारे कागज पत्तर दिए। उसमें तो तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके जो चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो जुडिशियरी में रहे हैं। तो अब आप सोचिए, ऐसे लोगों के वोट काट करके किसको जिताने की कोशिश की जा रही है और कौन कर रहा है? क्या आपको यह बिल्कुल सही लगता है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ते, जो तमाम तरह के लाभ लेते रहे, जिनके ऊपर खुद तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं जब वो एक आईएएस अफसर थे, लेकिन आज जो करवा रहे हैं वह अपने आप में शर्मनाक भी है और दर्दनाक भी है। उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जब सारे चैनलों पर लाइव दिखाया जा रहा होता है, जब पश्चिम बंगाल में वोट पड़ रहे होते हैं दूसरे राउंड के, नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में यूं जाकर के अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ले करके त्रिशूल। लगता है यही शिव भगवान है। जी हाँ, कुछ इसी तरह से अपने आप को पेश कर रहे थे। रेड कारपेट भगवान शिव के लिए वहां नहीं बिछता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए बिछता है। तो इससे आप समझ लीजिए, काशी विश्वनाथ में अब रेड कारपेट प्राइम मिनिस्टर जाके इस तरह से करता है। आप याद करिए, इसी काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रीमती इंदिरा गांधी भी गई, राजीव गांधी भी गए, और उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी भी गए। कभी भी रेड कारपेट नहीं बिछा किसी के लिए, लेकिन इस मंदिर में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के चरणों को कहीं तकलीफ ना हो जाए। जी, वो इतने कोमल हैं, क्योंकि पिछड़ी जात से आते हैं, बताते हैं। यदि
वो इतने दर्द के साथ आए होते तो उस दर्द को महसूस करते। वह दर्द महसूस करने की स्थिति में नहीं है, वो तो छीनने का काम करते हैं। उसी अंडमान निकोबार में राहुल गांधी जाते हैं जहां पर सावरकर तमाम सारे गुनाह करके, कुकर्म करके वहां पर बंद रहा था। तो उसे अंडमान में वो उनकी पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग अडानी के साथ मिलके फिर कुकर्म कर रहे हैं वहां के नागरिकों, वहां के आदिवासियों, वहां के मूल निवासियों, जो टापू के लोग हैं, उनके हक मारने का काम कर रहे हैं। उनके जल, जमीन, जंगल को काटने और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। ये कमोबेश जो पर्यावरण है उसको भी नष्ट करने का काम किया जा रहा है। जब ये सब कुछ हो रहा हो तब आप कहें किसके लिए हो रहा है? इतना बेहतरीन वहां जंगल है, सब कुछ है और नेचुरल है, उसे काट करके, हजारों लाखों पेड़ काट करके अडानी के लिए अपना उनका साम्राज्य बनाना है। इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र शासित है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सीधे अंडर आता है। तो राहुल गांधी जब वहां जाना चाहते थे तो उनको जाने से रोका जा रहा था, अनुमति नहीं दी जा रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव से वो निकल के वहां पहुंचे। राहुल गांधी ने वो जंगल भी दिखाए और बताया इस जंगल की क्या खूबी है। और राहुल गांधी वहां के लोगों से मिले और बोले आज मैं बोलने नहीं आया हूं, आपकी सुनने आया हूं, आपसे जानने आया हूं कि क्या आपकी तकलीफें हैं और कैसे कैसे हम उसको किस तरह से लड़ सकते हैं, उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो जब राहुल गांधी ये कहते हैं, निश्चित रूप से बड़ी बात है। वहां के लोग इस बात को लेकर के बेहद खुश है कि कम से कम कोई राष्ट्रीय नेता उनके दर्द को जानने आया, यहां घूमने भ्रमण करने नहीं आया, उनकी वास्तविकता को जानने आया, वो यहां ड्रामे करने नहीं आया जी। तो वो सारे खुशी के साथ राहुल गांधी को अपनी बात शेयर करते हैं। लेकिन वहीं भारत देश के लिए दुख देने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, उनके लोग करते हैं। तो वह भी दिखाई दिया जो राहुल गांधी बार बार बताते हैं, आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय सरेंडर संघ। तो वह आज दिखाई दिया पूरी दुनिया के सामने। एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे देश के रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत राजनाथ सिंह, जो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, यूपी के सीएम भी रहे और उनकी एक अच्छी नेता की छवि हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी के अधीन रह के यह स्थिति हुई, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी का चयन किया था प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के लिए, हालांकि आरएसएस के निर्देश पर ही किया होगा। तो वही राजनाथ सिंह जो यह चयन करते हैं आज उनके अधीन है, और उनके अधीन है तो एससीओ की मीटिंग में जाकर उस पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं जिसे सालों साल से कांग्रेस ने एक आतंकवादी देश के तौर पर पूरी दुनिया में पेश किया था। वो यह तक नहीं बोल पाए कि पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया है, वह यह नहीं बोल पाए कि पुलवामा में आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया था, पठानकोट में कराया था, बॉम्बे में कराया था, और देश के तमाम हिस्सों का वो जिक्र नहीं कर पाए। वो वह भी जिक्र नहीं कर पाए कि दिल्ली के लाल किले पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है, और ये सारी पाकिस्तान जो है इस तरह की घटनाएं कराता है। वो इसका जिक्र नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में ही सारे आतंकी छिपे हुए हैं जिन्होंने इस देश के साथ में तमाम गुनाह किए हैं। चाहे 1989 में उस समय दिसंबर महीने में जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप करके आतंकियों को छोड़ा गया था, हालांकि छोड़ने जाने वालों में भाजपा के ही नेता आरिफ मोहम्मद खान भी थे और उसके अलावा भी लोग थे। तो अब आप समझिए, उसके बाद 99 में जब मसूद अजहर सहित तमाम आतंकी छोड़े गए थे, तब भी भाजपा के ही नेता गए थे, अजीत डोभाल गए थे छोड़ने। तो वो यह नहीं बता पाते हैं कि आतंकवादी देश है पाकिस्तान, वहां से आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं।
तो वो वहां क्या कहते हैं, क्लीन चिट देते हैं कि कोई देश, कोई जाति, कोई धर्म, कोई कौम आतंकवादी नहीं होती है, कोई आतंकवाद ये नहीं करता है। तो साहब फिर करता कौन? आज तक जिस पाकिस्तान को आप लानतें दे करके देश के भीतर यह कह के आते रहे सत्ता में कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, सबने ये कर दिया, और आज आप उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। ये तो वैसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी ने 2020 में जब चाइना के की सेना ने घुस करके हमारे 20 सैनिकों और एक कर्नल को मार डाला था, शहीद कर दिया था, बहुत बेहद दर्दनाक तरीके से मारा था, तब भी उन्होंने आके कहा था नहीं, न कोई घुसा है, न कोई घुसाया है, न कुछ है, न किसी के कब्जे में है। जबकि मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान नहीं जाने दी थी भारत की चौकी, जमीन पे कब्जा नहीं करने दिया था, चीन को मार के भगा दिया था, हालांकि वो अपनी पूरी टुकड़ी के साथ में शहीद हो गए थे, उनकी भी वो जो स्मारक था वो भी चीन के पास चला गया है। ऐसी स्थिति में बेहद दुखद लगता है कि नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं और राजनाथ सिंह पाकिस्तान, और इसी तरीके से सरेंडर मोदी लगातार खड़े हैं इजराइल और अमेरिका के साथ में, जिसका नतीजा ये होता है कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन होता है भारत में, उसमें भी भारत की बेइज्जती हुई और भारत उसका अध्यक्ष है, उसके बावजूद बगैर किसी रेजोल्यूशन के वो मीटिंग खत्म हो गई, एक भी प्रस्ताव नहीं पारित हो पाया। क्यों? क्योंकि भारत झुका खड़ा था इजराइल और अमेरिका के पास, इसलिए यह तक नहीं हो सका। अब आप सोचिए, इस स्थिति में लाके भारत को खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने और उनकी भारतीय जनता पार्टी, तब वो तमाम साजिशें रचते हैं, क्योंकि उन्हें जनता अब नहीं जिता रही है। तो जीतने के लिए वोट चोरी करना, वोट चोरी करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना, भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाएं और न्यायपालिका का इस्तेमाल करना, और यह सब खेल चल रहा है। और इसमें ऐसे अफसरान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहने को तो वो संविधान कहता है लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट, लेकिन वो उसी पब्लिक को मार रहे हैं। वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनआईए, जिनको बनाया गया था कि कोई आतंकवाद को खत्म करेगा, कोई सीमा पे सुरक्षा करेगा, कोई देश के तमाम बड़े प्रतिष्ठानों की रक्षा करेगा, लेकिन आज वो भारत के नागरिकों का वोट चोरी करवाने में मदद करने के लिए भेजे जा रहे हैं। और वो वहां पर जाके मतदाताओं पे लाठी चलाते हैं, उन पर हमले करते हैं। जब यह सब कुछ होता है तब बोला जाना चाहिए, तो किसे बोलना है? बोलना चाहिए इस देश के लोगों को, बोलना चाहिए इस देश के मीडिया को, बोलना चाहिए इस देश के स्वतंत्र लोगों को, तमाम संस्थाओं को, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, सब खामोशी रखे हुए। और जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस पर बोलते हैं तो सभी अपनी सुविधा अनुसार उसमें साथ देते हैं या नहीं देते। जी, यही स्थिति है। राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, तब ममता बनर्जी छिपी बैठी थी, पश्चिम बंगाल में साथ नहीं दे रही थी। और बिहार में वोट चोरी हो गए, हरियाणा में चोरी हो गए, महाराष्ट्र में चोरी हो गए, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम जगह चोरी हुए। तो ऐसी स्थिति में अपनी सिर्फ सत्ता की सोच रही थी, क्योंकि यही तो उनका चरित्र है। 1998 में उन्होंने ही बीजेपी का को ले जाके पश्चिम बंगाल में स्थापित कराया था, पहला एमपी उनके सहयोग से जीता था। और जब 2011 में वो वहां पर वामपंथी सरकार से लड़के जीती, जिसके बाद वो सत्ता में, तब भी उन्होंने धन्यवाद किया था आरएसएस बीजेपी का, कि आरएसएस बीजेपी की मदद से ही वो वामपंथी सरकार को उखाड़ पाई और जीत कर सत्ता में बैठ पाई। जी हां, उसके बाद वो सत्ता का जो खेल चला, उसके बाद में वामपंथी गायब, कांग्रेस गायब, और भाजपा, और वही भाजपा आज जब उन पर हमले कर रही है तो वो बिल्ला रही है।
रो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में समझना पड़ेगा, इस सुविधा की राजनीति नहीं, देश की राजनीति होनी चाहिए, नागरिकों की राजनीति होनी चाहिए। यही स्थिति कमोवेश आम आदमी पार्टी की दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पंजाब की विधानसभा परिसर में, चंडीगढ़ में तमाम प्रोटेस्ट कर रहे थे, खेल खेल रहे थे। वो जो कभी बच्चे खेल खेलते हैं, हम भी बचपन में खेले, वो ऐसे खेल 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 के और समझा रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन वास्तव में उन्होंने भी वही काम किया है, चाहे पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे गोवा में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे दिल्ली में हो। और उसी का खामियाजा है कि आज लोकतंत्र इतना कमजोर कर दिया गया है, कोई आवाज नहीं बन पाता है। और जब आवाज बनता है तो उस पर हमला होता है। तो राहुल गांधी उन आदिवासियों के हक की बात कर रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे। और जब वो उनकी बात कर रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है, तकलीफ दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को हो रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी तो अपना खेल दिखा रहे थे। कहां? काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये खेल कोई पहली बार नहीं दिखा रहे। जब जब वोटिंग होती है, पिछले 12 साल से हम देख रहे हैं कि जब जब किसी भी महत्वपूर्ण वोटिंग होती है तो 14 चुनाव ऐसे हैं जिनमें नरेंद्र मोदी कभी केदारनाथ की गुफा में जाके बैठ जाते हैं, कभी कन्याकुमारी में बैठ जाते हैं, कभी किसी और तीर्थ पे बैठ जाते हैं, और कभी काशी विश्वनाथ पे आ जाते हैं। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री देश के लिए काम करने की बजाय उस पैसे से, जिस पैसे से, हमारे आपके टैक्स के पैसे से, जिससे उसे देश के लिए काम करना चाहिए, वो मंदिर मंदिर घूम रहा है, कहीं कुछ और ड्रामे कर रहा है। और जब ये खेल चल रहे हो तब आपको अपने सच्चे प्रतिनिधि की तलाश करने की जरूरत है। कौन है जो आपके हकों की बात करेगा, आपके लिए लड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप यह पहचाने और जाने, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन देश रहना चाहिए, देश की व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, देश की संस्थाएं रहनी चाहिए, आप और देश के नागरिकों के हक रहने चाहिए। तो जो आज मौलिक हक खत्म किए जा रहे हैं, उन सब का कारण वही है जिन्होंने मौका परस्त राजनीति की है, देश के लिए नहीं की है। और हम भी उसमें फंसे कि हमने उन्हें सच्चा समझ लिया जो ऐसे थे। जी, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि अभी 2 दिन पहले महोबा की वह महिला भाजपा की पदाधिकारी, महामंत्री, वो दीपाली तिवारी कह रही थी कि उससे उसके का जिला अध्यक्ष कुशवाहा कह रहा है कि तुम मेरे साथ हम बिस्तर हो। रोते रोते कह रही थी, हम बिस्तर हो, मेरे साथ ये करो, तब मैं तुम्हें ये टिकट दिला दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और जाने क्या। और आज वही औरत जाके अपनी सुविधा के लिए, महिलाओं की उसने नहीं सोची कि महिलाओं की मैं इस तरह से लड़ाई लड़ूं कि आगे कोई महिला शिकार ना हो। तो अब कहती है कि वो गलतफहमी हो गई थी और लोगों ने गलतफहमी फैला दी थी, इसलिए जब कह रही थी खुद उसकी बात हुई और ये बात उसने कही, अब कह रही है लोगों ने गलतफहमी फैला दी थी। अब आप सोचिए, यही सुविधा की राजनीति सदैव देश को नाश करती है। तो ऐसी, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पार्टियां हो, जो भी ये करेंगी वो देश का नाश करती है। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है कि हम सच के साथ खड़े हो, किसी के हक ना मारे जाए, वो चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गरीब हो, या कोई भी, किसी की भी लड़की की आबरू ना लूटे, कोई किसी को कंप्रोमाइज करने के लिए ना कहे, और भारत के प्रधानमंत्री का सिर ऊंचा रहे, ना कि इतना झुक जाए कि कोई भी देश आए और हमें अपने ढंग से हाँक ले और हम सिर झुका के कहें जी सरकार, जी सर। ये नहीं होना चाहिए। जय